हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम पढ़ रहे थे इकोलॉजी और इकोलॉजी में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस हमारा टॉपिक चल रहा था और ये हमने स्टार्ट कर लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर प्रीडेशन। क्या पढ़ेंगे आज हम? प्रीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है प्रीडेशन? हमने जब इसका चार्ट पढ़ा था तब हमने बोला था कि दो तरीके के होते हैं, एक होता है पैरासिटिज्म और एक होता है प्रीडेशन। इनकी दोनों स्पीशीज के अंदर हमने कहा था एक को प्रॉफिट होता है, एक को लॉस होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम आज के लेक्चर में समझेंगे। तो प्रीडेशन में क्या है? प्रीडेशन में दो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, यानी एक स्पीशीज होगी ए और एक स्पीशीज होगी बी। तो दो स्पीशीज हमारे सामने आएंगी। अब जो वन स्पीशीज है वो दूसरी स्पीशीज को हानि पहुंचाएगी, यानी इसको मान लेते हैं प्रॉफिट हो रहा है, इसको मान लेते हैं लॉस हो रहा है। तो ये जो स्पीशीज वन है ये स्पीशीज बी को लॉस पहुंचानी है, इसका नाम हम देंगे प्रीडेटर और इसका नाम हम देंगे प्रे। तो जिसको नुकसान होता है उसका नाम क्या होता है? प्रे, और जिसको प्रॉफिट होता है उसका नाम क्या होता है? प्रीडेटर। तो यहाँ पर जो प्रीडेटर है वो प्रे को नुकसान पहुंचा रहा है, ये भी सही है। और अगर हम कहें स्पेसिफिकली तो यहाँ पर प्रीडेटर जो है वो प्रे को मार कर खाता है। क्या कर रहा है यहाँ पर? वो मार कर खाता है। लेकिन जब हम पैरासिटिज्म के बारे में पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे कि स्पीशीज ए स्पीशीज बी को हानि तो पहुंचा रही है, उसकी ग्रोथ को कम कर रही है, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को कम कर रही है, उसका रिप्रोडक्शन कम कर रही है, लेकिन वह उसको मारकर नहीं खाता। लेकिन यहाँ पर जो प्रीडेशन है इसमें प्रीडेटर जो है वो प्रे को मारकर खाता है। तो यहाँ पर ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीडेटर एंड प्रे। प्रीडेटर क्या करेगा? प्रीडेटर खाएगा। किसे खाएगा? इस प्रे को खाएगा। अब अगर हम इसको नॉर्मल एक एग्जांपल से समझें तो हम ये कह सकते हैं जैसे कि एक शेर है वो एक रैबिट को खा रहा है। तो लायन किसे खा रहा है? लायन खा रहा है रैबिट को। तो इस लायन और रैबिट के अंदर जो लायन है वो क्या हो जाएगा? प्रीडेटर, और रैबिट क्या हो जाएगा? प्रे। तो रैबिट प्रे है, रैबिट को नुकसान पहुंच रहा है, और जो लायन है वो प्रेडेटर है जिसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अब ये एक और एग्जांपल से समझते हैं कि क्रो ईट्स अ सीड, कि जो क्रो है उसने एक सीड को खाया। ये भी एक तरीके का प्रीडेशन ही है। क्यों? क्योंकि जो क्रो है वो स्पीशीज वन है, सीड है ये स्पीशीज बी है। क्यों है ये एक स्पीशीज? क्योंकि सीड से न्यू प्लांट बनने वाला है, तो न्यू प्लांट को इसने पहले ही खा लिया। तो क्रो ने एक न्यू प्लांट बनने वाला था, एक सीड थी, उस सीड को खा लिया। तो ये भी एक प्रीडेशन से कम नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रीडेटर एक प्रे को खा रहा है, जिसे प्रीडेटर जो है उसे तो फायदा मिल रहा है क्योंकि उसे क्या मिल रहा है? फूड मिल रहा है, और जो प्रे है उसे नुकसान हो रहा है क्योंकि उसको खत्म ही किया जा रहा है। अभी हम पढ़ते हैं इस प्रीडेशन के एग्जाम्पल्स। इसके अंदर जो एग्जाम्पल आएगा सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिकली पियर कैक्टस। ये एक तरीके की नागफनी है, प्रिकली पियर कैक्टस। इस प्रिकली पियर कैक्टस को बाहर से लाया गया और ऑस्ट्रेलिया में इसे लगाया गया। इसे कहाँ लगाया गया था? ऑस्ट्रेलिया में लगाया गया। तो जब प्रिकली पियर कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया में लगाया गया तो देखा गया कि ये जो कैक्टस है इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है और ये बढ़ता ही जा रहा है, और ये क्या हो गया है? अब इस टाइम पे घातक हो गया है कि इसी एक ही प्लांट की, एक ही नागफनी या कैक्टस की इतनी ग्रोथ हो रही है, इसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया। तो जब इसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया तो फिर जब देखा गया कि जहां से हम इस कैक्टस को लेके आए हैं वहां पर इसकी जो ग्रोथ है वो इतनी कंट्रोल्ड कैसे है, तो फिर पता चला कि वहां पर एक मोथ भी था। वहां पर क्या था? एक मोथ था, एक मोथ की स्पीशीज थी जिन्होंने क्या किया हुआ था? इसको लिमिट किया हुआ था, इसकी ग्रोथ को लिमिटेड अमाउंट में रखा था, जिसकी वजह से ये मोथ भी जिंदा रह पा रहे थे और ये कैक्टस भी जिंदा रह पा रहा था। तो इसलिए यहाँ पर फिर इस मोथ को क्या किया गया? इस मोथ को भी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में लाया गया। तो जब इस मोथ को ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो फिर जो प्रिकली पियर कैक्टस है इसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो गई? लिमिटेड
लिमिटेड हो गई, ये जो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी अब ये क्या शुरू होगी, डिक्रीज होनी शुरू हो गई। तो साइंटिस्ट ने देखा कि प्रीडेशन के अंदर प्रीडेटर का होना बहुत जरूरी है। यानी अगर प्रीडेटर को हम इस पूरी थ्योरी में से गायब कर दें, इस प्रीडेशन में से प्रीडेटर को ही गायब कर दे, सिर्फ क्या रखें, अगर हम प्रे रखें तो ये भी हमारे लिए घातक हो सकता है, ये पूरे इकोसिस्टम के लिए घातक हो सकता है। इसलिए प्रीडेटर के साथ साथ प्रे दोनों का होना जरूरी है। ये एक इक्वेशन का होना जरूरी है कि एक एनिमल, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे एनिमल को मारकर खा रहा है, और अगर इनमें से एक भी स्पीशीज गायब हो जाए तो ये बहुत ही घातक हो सकता है हमारे इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल देखा हमने प्रिकली पियर कैक्टस का, और इससे हमें ये थ्योरी समझ में आई कि अगर प्रे और प्रेडेटर में से एक भी चीज को हटा दिया जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही घातक हो सकता है। तो प्रेडेटर और प्रे दोनों का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर देखा गया कि प्रीडेटर क्या करता है, प्रीडेटर स्पीशीज की डाइवर्सिटी को बनाए रखता है। तो स्पीशीज की डाइवर्सिटी को बनाए रखने में कौन काम आ रहा है, प्रीडेटर काम आ रहा है। फिर देखा गया कैसे, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट की। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, यहाँ पर थी पाइसेस्टर स्टारफिश। यहाँ पर पाइसेस्टर स्टारफिश पाई जाती थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये जो पाइसेस्टर स्टारफिश है इसे गायब कर दिया। इसे क्या कर दिया, इसे गायब कर दिया। कहाँ से गायब कर दिया, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट से पाइसेस्टर स्टारफिश को गायब कर दिया। और एक साल बाद, कब देखा, एक साल बाद देखा तो पता लगा यहाँ पर 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स क्या हो गई थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी। इनवर्टिब्रेट्स की 10 स्पीशीज गायब हो गई थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी। कब एक्सटिंक्ट हुई, जब हमने इस पाइसेस्टर स्टारफिश को एक साल के लिए गायब कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही हमने इस स्टारफिश को गायब किया, ये स्टारफिश क्या थी, प्रीडेटर थी। ये क्या कर रही थी, ये इनको खा रही थी। तो जब हमने इस प्रीडेटर को गायब कर दिया तो यहाँ पर ये जो इनवर्टिब्रेट्स थे, ये जो स्पीशीज थी, इन्होंने आपस में ही कंपटीशन करना शुरू कर दिया, जिसे क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो यहाँ पर क्या पैदा हो गया, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन पैदा हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने एक दूसरे को खत्म करना शुरू कर दिया और 10 स्पीशीज इनवर्टिब्रेट्स की यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई। तो अगर यहाँ पर हम इसे ना गायब करते, अगर हम प्रेडेटर को ना गायब करते, तो यहाँ पर हमारी स्पीशीज की डाइवर्सिटी बनी रहती, अलग अलग स्पीशीज एक जगह पर हमें मिल सकती थी। लेकिन यहाँ पर स्पीशीज की डाइवर्सिटी को कम कर दिया जैसे ही हमने प्रीडेटर को हटाया। तो प्रीडेटर क्या कर रहा है, प्रीडेटर स्पीशीज की डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन नहीं होने देगा। तो इसलिए हम इसे यही समझ रहे हैं कि कैसे प्रीडेटर और प्रे हमारे इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक एग्जाम्पल भी है और ये एक कुछ थ्योरीज भी मान सकते हैं हम इनको, जो प्रयोग किए गए थे साइंटिस्ट के द्वारा, जिससे हमारे सामने ये रूल्स आए हैं या फिर ये थ्योरीज हमारे सामने बन के आई हैं। ये सारी थ्योरीज हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है, तो आप वहां से भी जरूर पढ़ना। तो हमने सबसे पहले देखा प्रिकली पियर कैक्टस का, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिसे लगाया गया, फिर हमें पता लगा कि इसकी तो ग्रोथ अनलिमिटेड हो रही है और ये हमारे लिए घातक हो रहा है। फिर हमने क्या किया, देखा कि यहाँ पर एक मोथ है जो इसको कंट्रोल करके रखता है। फिर इस मोथ को लेकर आए, इस मोथ को ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस करवाया। फिर ये जो प्रिकली पियर कैक्टस है इसका नॉर्मलाइजेशन हुआ। फिर था स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में भी प्रीडेटर का बहुत बड़ा रोल है। तो हमने देखा कि अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पर जब एक प्रीडेटर, एक पाइसेस्टर स्टारफिश को गायब कर दिया तो 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स ये गायब ही हो गई ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। ठीक है, अभी हम इससे आगे चलते हैं। अभी हमने प्रीडेटर और प्रे की रिलेशन को देखा कि प्रीडेटर किसे खा रहा था, प्रे को खा रहा था। अब यहाँ पर जो प्रे है, प्रे क्या करता है, प्रे खुद को तो बचाने की कोशिश करेगा। तो प्रे खुद को बचाने के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म को अपनाता है। क्यों अपनाता है, क्योंकि अगर प्रे कुछ भी ना करे, प्रे ऐसे बैठा रहे, कोई डिफेंस सिस्टम ना करे,
तो जो प्रेडेटर है अगर वो ज्यादा ही दक्ष हो गया तो ये सारा प्रे जो है इसको खा जाएगा। तो प्रे की जो स्पीशीज है वो बचेंगी ही नहीं और प्रे को ज्यादा खा लिया जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। यानी एक तो एक्सप्लॉयटेशन करना, एक तो प्रेडेटर ने प्रे को मारकर खाना और एक वो ओवर ही करने लग जाए तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लग जाएगी, यानी प्रे जो है वो उसकी स्पीशीज ही दिखनी बंद हो जाएंगी। तो ऐसा ना हो इसलिए प्रे ने क्या किया? डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पर अपनाया, यानी उसने अपना बचाव करना शुरू किया। तो कौन कौन से बचाव किए जाते हैं? अगर हम बात करें एनिमल्स के अंदर, तो एनिमल्स के अंदर होता है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज जिसे हम क्या बोल देते हैं? मिमिक्री भी कह देते हैं या मिमिक करना भी कह देते हैं। जो किसके द्वारा देखा जाता है? जो कुछ फ्रॉग्स के द्वारा देखा जाता है, कुछ इंसेक्ट्स के द्वारा देखा जाता है। ये अपने कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे इन्हें लगता है कि कोई प्रेडेटर आ रहा है, इनको खाने वाला है, तो वो जिस भी इन्वायरमेंट में होते हैं उसी इन्वायरमेंट के जैसा अपना कलर कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये बच जाते हैं, क्योंकि प्रेडेटर इनको पहचान नहीं पाता, देख नहीं पाता और ये बच जाते हैं। तो ये इनका क्या हुआ? डिफेंस मैकेनिज्म हुआ। उसके बाद यहाँ पर आती है एक स्पेशल एग्जांपल, मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई आती है। तो जो मोनार्क बटरफ्लाई है इसे भी प्रेडेटर खा जाते थे। तो इसने क्या किया? इसने अपने कैटरपिलर स्टेज में, यानी बटरफ्लाई पहले कैटरपिलर स्टेज में होती है, तो उस कैटरपिलर स्टेज में इसने एक वीड को खाना शुरू किया। वीड यानी खरपतवार। तो एक वीड जो कि कैसी थी? पॉइजनस थी। इसने इस वीड को खाना शुरू किया, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में एक केमिकल बनना शुरू हो गया और वो जो केमिकल था उसका जो टेस्ट था वो बहुत ही बुरा था। इस केमिकल का टेस्ट बहुत ही गंदा था, बहुत ही बुरा था, जिसकी वजह से जैसे ही कोई मोनार्क बटरफ्लाई को खाता तो उसके मुंह में क्या जाता? ये केमिकल जाता और इसका टेस्ट इतना खराब था कि वो इसको छोड़ देते। तो जो भी प्रेडेटर मोनार्क बटरफ्लाई को खाने की कोशिश करता है तो इसके अंदर का केमिकल इतना बकबका, इतना खराब होता है कि ये मोनार्क बटरफ्लाई को खा ही नहीं पाते। तो मोनार्क बटरफ्लाई ने भी अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म किया। कैसे किया? अपनी बॉडी में एक केमिकल को रख के। अब हमने बात कर ली है एनिमल्स की, कि एनिमल्स तो कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म से बच जाएंगे, लेकिन प्लांट्स तो नहीं बच सकते। प्लांट्स ऐसे कैसे बच जाएंगे? ना ही प्लांट्स मिमिक करते हैं और ना ही प्लांट्स जो है वो अपनी जगह से भाग सकते हैं कि वो बच जाए। तो प्लांट्स ने एक अलग तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म बनाया, जैसे कि थोन्स का बनना। जैसे इस तरीके की कांटे जैसी लीव्स बन जाती हैं। किसके अंदर बनती हैं? अकेशिया के अंदर, कैक्टस के अंदर। तो जो कैक्टस, अकेशिया है, इनकी लीव्स इस तरीके की होती हैं, क्योंकि ये अगर इन्हें कोई खाने की कोशिश करेगा तो वो अपने आप ही इससे दूर हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्पाइन्स है, ये जो थोन्स है, ये उनको लगेंगे। ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर अकेशिया और कैक्टस ने क्या किया है? कुछ थोन्स बना लिए। जैसे इन्होंने कैमोफ्लेज कर लिया था, तो इन्होंने अपने तरीके से डिफेंस सिस्टम बनाने की कोशिश की है। ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब इसके अंदर हमारे सामने एक और एग्जांपल आता है कैलोट्रोपिस। ये भी अपना डिफेंस मैकेनिज्म करता है। कैलोट्रोपिस भी क्या है? ये एक वीड है, ये खरपतवार है। तो ये अपना बचाव किस तरीके से करेगा? ये क्या करेगा? ये एक ग्लाइकोसाइड रिलीज करेगा। ये एक ग्लाइकोसाइड रिलीज करेगा जो कि कैसा होगा? पॉइजनस होगा, विषैला होगा, जहरीला होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी एनिमल इस प्लांट को खा नहीं पाएगा, क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोसाइड है जो कि कैसा है? पॉइजनस। तो हमने देखा प्रेडेशन के बारे में। प्रेडेशन के अंदर हमने डिफेंस मैकेनिज्म भी देखी कि कैसे एनिमल्स और प्लांट्स अपने आप का बचाव करते हैं। प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में क्या डिफरेंस होता है, हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो प्रेडेटर है वो इम्पोर्टेंट है, जो प्रे है वो इम्पोर्टेंट है। और हमने यहाँ पर बहुत सारी साइंटिस्ट की थ्योरीज भी देखी कि अगर प्रेडेटर को हटा दिया जाए, सिर्फ प्रे को लाया जाए तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है। अभी हम यहाँ पर एक पढ़ते हैं और अमेंसलिज्म। क्या पढ़ रहे हैं हम? अमेंसलिज्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा ही है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म के अंदर हमने क्या देखा था कि जो स्पीशीज ए है और एक स्पीशीज बी है, एक स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और एक स्पीशीज जो है उसके अंदर जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, उसको हानि हो रही है। तो इसका जो मेनली एग्जांपल आता है वो आता है पार्थेनियम का। पार्थेनियम एक एक्सोटिक प्लांट है जिसे कैरेट या कांग्रेस ग्रास भी कहा जाता है।
तो ये जो पार्थेनियम है ये कैसा है, ये स्पीशीज 1 में आता है, यानी इसे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन ये जो ग्रास है, ये जो प्लांट है, ये क्या करेगा, एक केमिकल रिलीज करता है, और इसके केमिकल के रिलीज होने से इसके आसपास, इसके नेबर में जितने भी प्लांट्स होते हैं, यानी जितने भी अदर प्लांट्स होते हैं, ये उनकी ग्रोथ को कम कर देता है। तो ग्रोथ को कम कर दिया, यानी क्या हो गया, नेगेटिव इफेक्ट हो गया। इस पे जो उसके आसपास के पौधे हैं उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट हो गया, वो ग्रो नहीं कर पा रहे। और जो ये खुद है पार्थेनियम यानी कॉन्क्रेस ग्रास, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ना ही कुछ पॉजिटिव है और ना ही कुछ नेगेटिव है। तो ये है अमेंसलिज्म का एक फेमस एग्जाम्पल। ठीक है, अमेंसलिज्म के बारे में हमारे एनसीईआरटी में भी इतना नहीं दे रखा है, तो हमें इसके ऊपर भी इतना ज्यादा इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैरासिटिज्म की तरफ। अभी हम बात करते हैं पैरासिटिज्म की, परजीविता की। पैरासिटिज्म के अंदर भी क्या होता है, दो स्पीशीज होती है, एक होती है स्पीशीज ए और एक होती है स्पीशीज बी। तो यहाँ पर दो स्पीशीज होती हैं। तो ये जो स्पीशीज ए है इसे तो बेनिफिट मिलता है, और जो स्पीशीज बी है इसे हानि होती है। तो जो स्पीशीज ए है, यहाँ पर भी अलग से टर्म्स आती है, इसे बोला जाता है पैरासाइट, यानी जिसे बेनिफिट मिल रहा है उसे क्या बोलेंगे, पैरासाइट, और जिसे नुकसान हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, होस्ट। तो यहाँ पर पैरासाइट जो है वो होस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, और पैरासाइट को खुद को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर नुकसान के अंदर क्या है कि इसकी जो ग्रोथ है उसे कम कर रहा है, जो रिप्रोडक्शन है उसे कम कर रहा है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसे कम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर पैरासाइट होस्ट को मारता नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पैरासाइट होस्ट को मारकर खाए। लेकिन जब हमने दूसरा पढ़ा था, प्रिडेशन पढ़ा था, उसके अंदर जो है प्रिडेटर प्रे को मारकर खाता है। यहाँ पर मार के खाने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर बस उसको हानि पहुंचाई जा रही है। ठीक है, पैरासिटिज्म के अंदर हम देखें तो यहाँ पर दो तरीके के पैरासाइट हमारे सामने आते हैं। एक आता है एक्टोपैरासाइट और एक आता है एंडोपैरासाइट। तो दो तरीके के पैरासाइट आते हैं, एक्टो एंड एंडो। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा पैरासाइट जो कि होस्ट के ऊपर रहता हो, यानी होस्ट के अंदर ना रहता हो, होस्ट के ऊपर रहता हो। ऊपर का मतलब है, जैसे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हम बात करेंगे लाइस ऑन ह्यूमन, यानी जो बच्चों के सिर पर जुएं पाई जाती हैं वो क्या है, एक्टोपैरासाइट है। वहां पर जो जू है वो एक पैरासाइट की तरह काम कर रही है, और यहाँ पर होस्ट कौन है, ह्यूमन है होस्ट, क्योंकि ह्यूमन से वो क्या कर रही है, ब्लड को सक कर रही है। तो ब्लड को सक कर रही है, तो यहाँ पर जो पैरासाइट है, जो जू है, उसको तो प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन होस्ट के अंदर क्या हो रहा है, होस्ट का जो ब्लड है उसको सक किया जा रहा है, तो इससे होस्ट को तो फर्क पड़ रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं टिक्स ऑन डॉग। तो डॉग के ऊपर भी यही है, टिक्स जो है वो उसके ऊपर चिपके होते हैं, जो कि क्या है, एक तरीके का एक्टोपैरासाइट है। ये हमने किसकी बात की, एनिमल्स की बात की। प्लांट्स में भी इस तरीके से देखे जा सकते हैं, जैसे कि लैक इंसेक्ट, जैसे कि एम्फिड्स। तो ये क्या है, ये है एक्टोपैरासाइट, और ये किसके ऊपर एक्टोपैरासाइट है, प्लांट्स के ऊपर। यानी होस्ट कौन है, यहाँ पर प्लांट है, और ये सब क्या है, पैरासाइट है। कौन कौन, लैक इंसेक्ट एम्फिड्स। तो ये हमने कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश की है एक्टोपैरासाइट को। अब एंडोपैरासाइट क्या है कि ये होस्ट के अंदर रहते हैं, होस्ट के अंदर रहते हैं, जैसे कि टेपवर्म, टेपवर्म के बारे में हमने पढ़ा है, जैसे कि लीवर फ्लूक, है ना, हमने इन चीजों के बारे में पढ़ा हुआ है। टेपवर्म है, लीवर फ्लूक है, जैसे कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कहाँ रहता है, प्लाज्मोडियम रहता है ह्यूमन की आरबीसी के अंदर। तो ह्यूमन की आरबीसी में प्लाज्मोडियम अंदर रहता है, तो ये क्या हो गया, एक एंडोपैरासाइट। तो यहाँ पर दो तरीके के पैरासाइट हमें देखने को मिलते हैं, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। जैसे कि लाइस ऑन ह्यूमन, ह्यूमन के ऊपर जू का होना, डॉग के ऊपर टिक्स का होना, लैक इंसेक्ट्स हैं, एम्फिड्स हैं, टेपवर्म, लीवर फ्लूक, ये हमने सारे पैरासाइट के टाइप्स पढ़े। अब कुछ स्पेशल तरीके का पैरासिटिज्म हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है, अब हम उसको पढ़ते हैं।
करते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है, यहाँ पर जो स्पीशीज ए है, स्पीशीज ए अपने जो एग्स हैं वो स्पीशीज बी की नेस्ट में रख देती है। तो जो स्पीशीज बी है उसकी नेस्ट में कौन से एग्स हैं, स्पीशीज ए के नेस्ट, ए के एग्स हैं, और इनके जो एग्स हैं यानी इस नेस्ट के अंदर इस स्पीशीज बी के भी एग्स होंगे और इस स्पीशीज ए के भी एग्स होंगे। और ये इतने मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं कि जो स्पीशीज बी है वो इन्हें पहचान नहीं पाते कि ये मेरे एग्स हैं या किसी और स्पीशीज के एग्स हैं, और वही ये एग्स इन्हीं एग्स के साथ क्या हो जाते हैं, इंक्यूबेट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। इनको न्यूट्रिशन भी मिलता है क्योंकि जैसे इनके एग्स को मिलेगा वैसे ही इनके एग्स को न्यूट्रिशन भी मिलेगा, इनको शेल्टर भी मिल रहा है और इनकी केयर भी हो रही है। किसके द्वारा, स्पीशीज बी के द्वारा, लेकिन एग्स किसके हैं, ये स्पीशीज ए के। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है कोयल एंड क्रो। कोयल एंड क्रो, तो जो कोयल है वो अपने एग्स क्रो के नेस्ट में दे देती है, तो क्रो के एग्स के साथ साथ कोयल के एग्स भी इंक्यूबेट हो जाते हैं, और ये एग्जाम्पल है ब्रूड पैरासिटिज्म का। ठीक है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अगर हम पढ़ें कि कोयल के एग्स जो है क्रो के नेस्ट में है और वो उनके साथ ही पल बढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं होलो पैरासाइट। होलो पैरासाइट का मतलब होता है कंप्लीटली पैरासाइट, यानी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिपेंड ऑन होस्ट, यानी अगर होस्ट नहीं होगा तो ये अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते। इसके अंदर आता है कस्क्यूटा, कि जो कस्क्यूटा प्लांट है वो कंप्लीटली दूसरे प्लांट के ऊपर क्या है, पैरासाइट है। क्यों है, क्योंकि कस्क्यूटा के पास क्लोरोफिल ही नहीं है, तो अगर इसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये अपना खाना नहीं बना पाएगा, ये न्यूट्रिशन अपने अंदर नहीं कर पाएगा खुद का, तो उसको इस प्लांट के ऊपर निर्भर रहना ही पड़ेगा। इसके ऊपर क्या है, ये होलो यानी कंप्लीटली पैरासाइट है किसी दूसरे प्लांट के ऊपर, क्योंकि अगर इसको न्यूट्रिशन चाहिए तो इसे पैरासाइट बनना ही पड़ेगा। तो ये एक होलो पैरासाइट का एग्जाम्पल था कस्क्यूटा। हमने पैरासिटिज्म के बारे में देखा, हमने ब्रूड पैरासिटिज्म पढ़ा, हमने होलो पैरासाइट के बारे में पढ़ा, हमने प्रिडेशन के बारे में पढ़ा, हमने अमेंसलिज्म के बारे में पढ़ा। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे पढ़ते हैं। थैंक यू।